जय श्री कृष्ण, जय मां भारती। आज की कक्षा में हम बात करेंगे मित्रों वर्ण या ध्वनि विचार की। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं सुरेंद्र जागीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी कक्षा नव हिंदी प्रभा में। जैसा कि आपको सभी को पता है मित्रों, अंतिम कक्षा में हमने व्याकरण का परिचय लिया और व्याकरण के विभागों की बात की। हमने बात की कि किसी भी भाषा में वर्ण से लेकर वाक्य निर्माण तक के नियमों व रचनाओं के अध्ययन को व्याकरण कहा जाता है। जब हमने बात की थी किसी भी भाषा में वर्ण से लेकर वाक्य निर्माण तक के नियमों व रचनाओं के अध्ययन को व्याकरण कहा जाता है, तो व्याकरण के 3 विभाग हमने देखे थे। पहला वर्ण या ध्वनि, दूसरा शब्द साधन और तीसरा वाक्य विचार। तो आज हम व्याकरण को मूलतः प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ण या ध्वनि विचार की। जैसा कि आपने पहले भी सुना है, हिंदी भाषा में 2 प्रकार की वर्ण या ध्वनियां होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। कतिपय विद्वान तीसरे रूप में विसर्ग को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन मूलतः दोस्तों जो विसर्ग ध्वनि है वो हकार को लेकर आती है और हकार मूलतः स्वर का ही भाग है, जिसे अंग अह के रूप में कई बार हम पढ़ते हैं। तो पहली जो ध्वनि है वो है स्वर। स्वर के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं निर्बाध, और व्यंजन के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम अवरोध। अब इन शब्दों का प्रयोग हमने क्यों किया? जब भी हम किसी भी ध्वनि को उच्चारण करते हैं तो ध्वनि फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है और ओष्ठों के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है और ओष्ठों के द्वारा निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनियां कहलाती हैं स्वर। अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वाग्यंत्र में ना तो कहीं अवरोध हो, ना स्पर्श, ना घर्षण, ना रुकावट हो, वे ध्वनियां कहलाएंगी स्वर। जैसे कि हम बात करें, हमने बोला ए। जब हम ए बोल रहे हैं तो वायु फेफड़ों से उठ रही है, सिराओं के द्वारा कंठ में आ रही है, फिर ओष्ठों के द्वारा बाहर निकल रही है। कहीं भी अवरोध, स्पर्श, घर्षण या रुकावट नहीं हो रही। इसी प्रकार से जब हम आ का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार से ई या आगे जितने भी स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि यंत्र अर्थात वाग्य यंत्र में कहीं भी अवरोध नहीं होता। बल्कि जब हम पै बोलते हैं, पै का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ, दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, फिर जब खुलते हैं तब उच्चारण होता है पै। अर्थात पै का जो अवरोध है वो हो रहा है कहां? ओष्ठ पर। जब पै का अवरोध ओष्ठ पर हो रहा है तो ये वो ध्वनि है जो अवरोध के साथ उच्चारित हो रही है, और अवरोध के साथ उच्चारित होने वाली ध्वनि कहलाती है दोस्तों व्यंजन। जैसे हम बोले कै बोलेंगे तो अवरोध होता है कंठ में, कै का अवरोध होता है दोस्तों कंठ में। जैसे हम बोले च बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जिह्वा धरातल से उठकर मसूड़ों के ठीक ऊपर जाती है तालू के पास, यहां से उच्चारण हो रहा है च का। जब हम बोले तय जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मसूड़ों के ठीक नीचे दांतों के पास स्पर्श करती है। जैसे हम बोले तय बोलते हैं तो जिह्वा यहां से घूमकर यहां आकर स्पर्श करती है, अर्थात कहां? मूर्धा के पास। तो हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है और ओष्ठों के द्वारा निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनि कहलाती है स्वर। और वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर कंठ में आती है तथा किसी अवरोध के साथ बाहर निकलती है। यहां एक बात और ध्यातव्य रह जाती है मित्रों कि जो अवरोध होता है वो कंठ से लेकर ओष्ठ, अवरोध जो है वो मूलतः जो अवरोध है वो कंठ से लेकर ओष्ठ तक है, कंठ से ओष्ठ तक होता है मूलतः अवरोध। तो वे ध्वनियां जो अवरोध के साथ उच्चारित होती है वे व्यंजन कहलाती है। यहां एक बात और हम देख सकते हैं, विशेष बात यहां हम देख सकते हैं विशेष, कि वे ध्वनियां
जो स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनि, उच्चारित होने वाली ध्वनि व्यंजन कहलाती है। स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनि व्यंजन कहलाती है। व्यंजन की एक परिभाषा हमारे सामने और आती है। ये परिभाषा क्यों है? जैसे हमने यहां लिखा क, जब हम क लिख रहे हैं, यहां हमने हल चिन्ह अर्थात हलंत लगाया है। जब हम क को इस प्रकार से लिख रहे हैं तो हल चिन्ह लगाने से तात्पर्य इसमें स्वर नहीं है। लेकिन जब जब हम बोलते हैं क तो अंत में ए का स्वर आता है, अनायास ही ए का स्वर आता है। जैसे हमने लिखा च, हलंत लगाया, इट मीन इसमें स्वर नहीं है। लेकिन जब जब हम च का उच्चारण करते हैं तो अनायास ही ए का स्वर इसमें शामिल हो जाता है। अर्थात व्यंजन की एक परिभाषा के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है वे व्यंजन कहलाती है। इसी प्रकार की परिभाषा आपने अंग्रेजी भाषा में पढ़ी होगी कि कॉन्सोनेंट वे ध्वनियां हैं जो वोवल्स की सहायता से उच्चारित होती हैं। ये बात रही स्वर और व्यंजन की परिभाषा की। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जो निर्बाध रूप से उच्चारित होती है वे स्वर हैं, और वे ध्वनियां जो अवरोध के साथ उच्चारित होती है वे व्यंजन हैं, या वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है वे व्यंजन है। अब हम पहले बिंदु की बात करते हैं। अपना जो पहला बिंदु है, पहली ध्वनि है, पहला वर्ण है, वो है स्वर। यदि स्वर की चर्चा करें दोस्तों तो सर्वप्रथम हमने स्वर कहां पढ़े? सर्वप्रथम स्वर पढ़े हमने बचपन में, जो एक पुस्तक है पहाड़ा पुस्तक, बचपन की छोटी सी किताब मीठी सी याद, उसमें हमने स्वरों की संख्या पढ़ी 13। और जो 13 स्वर पढ़े उनमें ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अं, एह और ऋषि वाला री। ये 13 स्वर हमने बचपन में पढ़े। यहां एक बात ध्यातव्य और रह जाती है कि बचपन में जब हमने ये 13 स्वर पढ़े थे तो ये री जो है, री हमने सबके अंत में पढ़ा है। लेकिन जब हम मुख्यतः स्वरों की बात करते हैं तो री का स्थान जो है वो ऊ के बाद और ए से पहले आता है। लेकिन जब हम सर्वप्रथम स्वरों की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम स्वरों में री हमने अंत में पढ़ा है। जब स्वर की चर्चा होती है तो स्वर की पहचान होती कैसे है? स्वर की पहचान होती है दोस्तों मात्रा से। जब स्वर की पहचान मात्रा से होती है तो हमें स्वरों की मात्रा भी देख लेनी है। जो ए स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि किसी व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई तो उसमें किसका स्वर है? ए का स्वर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हमने यहां लिखा ल। जब हमने ल इस प्रकार से लिखा है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें किसका स्वर है? ए का स्वर है। अर्थात ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ये जो खड़ी पाई है इसे खड़ी पाई कहेंगे हम हिंदी भाषा के अंतर्गत। ये खड़ी पाई आ की मात्रा है। इसी प्रकार से ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अं, एह और ये है ऋषि वाले री की मात्रा। ये 13 स्वर हैं और इनमें 12 स्वरों की मात्रा होती है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यहां एक बात ध्यातव्य और रह जाती है उ और उ के संदर्भ में। यदि उ और उ के संदर्भ में ध्यातव्य बात की हम चर्चा करें, विशेष बात की हम चर्चा करें तो ये विशेष है रे को लेकर। ये बात विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध के शब्दों में पूछी जाती है। जैसे हम बात करें रूप शब्द ये शुद्ध है या रूप ये शुद्ध है। पहले तो उच्चारण अर्थात बलाघात के आधार पर हमें ध्यान होगा, लेकिन मात्रा से बलाघात की हम चर्चा करेंगे। तो मात्रा से बलाघात की जब हम चर्चा करेंगे तो ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। अब हमें कैसे बोध हुआ कि ये
अशुद्ध है और ये शुद्ध है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रे में यदि ऊ की मात्रा है तो ये रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल रुपया। फिर दूसरी बात, यदि रे में ऊ की मात्रा है तो ये रूप कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे रू। फिर दूसरी बात करते हैं हम मुख्यतः स्वर। मुख्यतः या इन्हें आप कुल स्वर भी कह सकते हैं। मुख्यतः या कुल स्वरों की चर्चा हमसे की जाए दोस्तों तो यहां संख्या रह जाती है 11। कई पुस्तकों में मुख्यतः या कुल स्वरों के रूप में 10 स्वर भी दे रखे हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय विद्यालय और राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में भी आप देख सकते हैं। तो मुख्यतः या कुल स्वरों की संख्या रह जाती है 11। यहां हम देख लेते हैं कि मुख्यतः या कुल स्वर कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये है मुख्यतः ये कुल स्वर 11। अब आप ये कह सकते हैं कि कौन से दो स्वरों को अलग किया गया। अभी स्वरों की संख्या हमारे सामने 13 थी और अभी स्वरों की संख्या है हमारे सामने 11, अर्थात किन्हीं दो स्वरों को स्वर परिवार से अलग किया गया है। और आपने यदि देखा है तो इन दो स्वरों को स्वर परिवार से अलग कर दिया गया है, अंग और अह को। अब स्वर परिवार से अलग क्यों किया गया है इसका कारण भी हम देखते हैं। जैसे आप लिखें कंगन। कंगन में जब हम क का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पाएंगे क में किसका स्वर है, ए का स्वर है और ए के साथ आ रहा है अनुस्वार। जैसे हम लिखे कांस, जब हम कांस लिख रहे हैं तो क में है आ का स्वर, क्योंकि हमने पहली बात की थी कि यदि किसी स्वर व्यंजन से स्वर को अलग किया जाए तो उसे हल चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो क में आ का स्वर है और आ के साथ आ रहा है अनुस्वार, मतलब यहां जो अनुस्वार है ये ए के साथ आ रहा है और यहां अनुस्वार आ रहा है आ के साथ। इसी प्रकार से हम देखें, जैसे हम लिखें नमः। नमः का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो न में ए का स्वर है, फिर म में ए का स्वर है और ए के साथ आ रहा है विसर्ग। यहां जो विसर्ग है वो ए के साथ है। फिर हम लिखें दुख, द में स्वर है उ का और ख में स्वर है ए का। यहां यदि दोस्तों आप देख पा रहे हैं तो यहां अनुस्वार ए के साथ, यहां अनुस्वार आ के साथ, यहां विसर्ग ए के साथ और यहां जो विसर्ग है वो आ रहा है उ के साथ। मतलब ये जो अंग और अह जो दो ध्वनियां हैं ये अन्य किसी स्वर के सहयोग के बिना काम नहीं करती, अकेले काम में नहीं आती। जब अकेले काम में नहीं आती तो इनको कहा गया अयोग वाह। अयोग वाह, अयोग, दो शब्द हैं यहां, वैसे टोटल 3 हो जाते हैं, ए, योग और वाह। योग का मतलब होता है जोड़ना। हिंदी में जब भी ए उपसर्ग लगता है तो अर्थ निषेध का या बिना का अर्थ देता है। वाह है अर्थात प्रवाहित होना, अर्थात ये दोनों स्वर ऐसे स्वर हैं जो अन्य किसी स्वर के सहयोग के बिना काम नहीं करते। और संसार का एक नियम है, जो किसी के सहयोग बिना काम नहीं करता एक ना एक दिन उसे परिवार से अलग कर दिया जाता है। और इन दोनों स्वरों को भी स्वर परिवार से अलग कर दिया गया और स्वर परिवार से अलग करके इनको नाम दिया गया अयोगवाह। इसीलिए मुख्यतः या कुल स्वर हो जाते हैं हमारे सामने 11 है, जिनमें ये बात ध्यातव्य रहती है कि जो री का स्थान है वो उ के बाद है और ए से पहले है। अगली बात करते हैं हम, एक बात और यहां
है व्यावहारिक दृष्टि से स्वर। और व्यावहारिक दृष्टि से स्वरों की संख्या की बात की जाए मित्रों, तो यहां स्वरों की संख्या है 12 है। ये कैसे है आप देख भी सकते हैं कि जो मुख्यतः स्वर हैं, मुख्यतः इनकी संख्या है 11 है, मुख्यतः स्वरों की संख्या है 11 है, प्लस एक है गृहीत स्वर। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार रेटिंग वाली बात आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गृहीत स्वर की बात होती है। गृहीत अर्थात ग्रहण किया गया, ये विदेशी भाषा अंग्रेजी से भी ग्रहण किया गया है, इसलिए इसे एक नाम और दिया जाता है आगत स्वर या विदेशी स्वर, जिसका उच्चारण होता है अ की तरह, न आ और न अ, और इसकी मात्रा होती है कुछ इस प्रकार की। तो मुख्यतः 11 और एक गृहीत स्वर, इस प्रकार से व्यावहारिक दृष्टि से स्वरों की संख्या हो जाती है 12। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम आगे के बिंदु पर बात करेंगे। यदि आपको कक्षा पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली कक्षा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय मां भारती।